अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सल्फिया एजुकेशन में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो जाकर उस वीडियो को जाकर चेकआउट करें और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 पढ़ाने से पहले हम देखते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या होता है, इसके अलावा हमने मुद्रा का अध्ययन किया था और इसके बाद हमने पढ़ा था बैंकों में निक्षेप या जमा, जिसे हम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, और चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में हमने अच्छी तरीके से समझा था। तो उम्मीद है आपको वो वीडियो समझ में आई होगी। और आज हम पढ़ रहे हैं क्रेडिट और उधार। ये होता क्या है? क्रेडिट को हम कहते हैं क्रेडिट यानी होता है ऋण लेना, उधार लेना, कर्ज लेना, जिसे हम कर्ज के नाम से भी जानते हैं। तो हम कर्ज के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बैंक में जमा कुल राशि का एक छोटा हिस्सा ही कैश के रूप में बैंक के पास रहता है। जैसे देखिए आपने बैंक देख रहे होंगे, तो ये जो बैंक है ना, तो ये क्या करती है, जितनी भी इसके पास राशि होती है, जितने भी खाता धारक इसके अंदर राशि जमा कराते हैं, तो उस राशि का एक छोटा हिस्सा ही बैंक अपने पास रखती है और शेष हिस्से को बैंक क्या करती है, तो शेष जो हिस्सा होता है यानी जो बची हुई राशि होती है उसको बैंक क्या करती है, उधार देने के रूप में काम करती है। यानी दूसरों को बैंक क्या कर देती है, उधार दे देती है। ये सामान्यतः कुल जमा राशि का 15% होता है। और बैंक अपने पास कितनी राशि रखता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक बैंक के पास 100 रुपए हैं। कितने हैं? एक बैंक के पास 100 रुपए हैं। तो बैंक इसका क्या करेगी, 15% अपने पास रखेगी। 15% यानी होता है करीब 15 रुपए बैंक अपने पास रखेगा। शेष को क्या कर देगी बैंक, जैसे कि जो बचेंगे पैसे उनको क्या कर देगी बैंक, 85 रुपीज जो बच रहे हैं उनको बैंक क्या कर देगी, कर्जे के रूप में दे देगी दूसरों को। ये राशि इसलिए रखी जाती है, अब ये 15 रुपए बैंक ने रखे क्यों, तो ये राशि इसलिए रखी जाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने खाते से पैसे निकालने आए तो उसे भुगतान किया जा सके। यानी ये राशि जो होती है ना, वो बैंक अपने पास क्यों रखता है, ताकि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई खाता धारक अपने पैसे निकलवाने आए बैंक से, तो बैंक उनको क्या कर सके, पैसों को दे सके। अब देखेंगे हम, किसी भी बैंक के कुल खाता धारकों का एक छोटा हिस्सा ही किसी एक दिन को पैसे निकालने के लिए आता है। अब बैंक के अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन में ही सारे व्यक्ति पहुंच जाएंगे, यानी एक दिन में जितने व्यक्तियों को, जितने भी खाता धारक है बैंक के अंदर, ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन में सारे जो व्यक्ति हैं वो सारे पहुंच जाएंगे बैंक में पैसे निकलवाने के लिए। ऐसा तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या करती है बैंक, इसका एक हिसाब बना लेती है कि इतने हमारे खाता धारक हैं और उसके हिसाब से उनके जो पूरी टोटल अमाउंट होता है उसमें से 15% बैंक अपने पास रख लेती है और शेष को क्या कर देती है बैंक, कर्जा देने के लिए काम में लेती है। इसीलिए ये राशि क्या होती है, इस काम के लिए पर्याप्त होती है कि इसे क्या किया जाए, यानी 15% जो राशि होती है वो किस काम के लिए पर्याप्त होती है, खाता धारकों को देने के लिए। शेष राशि का इस्तेमाल, यानी जो बची हुई, सीधी सी बात है 85% जो राशि बचेगी उसका बैंक क्या करेगी, तो इसका इस्तेमाल बैंक द्वारा कर्जा देने के लिए किया जाता है। यानी इसका इस्तेमाल बैंक क्या करती है, कर्जे को देने के लिए करती है, यानी दूसरों को कर्जा दे देती है। कर्ज में जो राशि दी जाती है उसे क्रेडिट कह देते हैं। और क्या होता है, देखिए कर्ज में जो राशि दी जाती है ना बैंक के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। इस राशि पर बैंक ब्याज लेता है। जैसे हम, अगर आपने बहुत बार सुना होगा कि इस व्यक्ति ने लोन लिया है, उस व्यक्ति ने लोन लिया है, तो इसे हम क्रेडिट को लोन भी कहते हैं। तो कर्ज, इस राशि पर बैंक क्या करता है, ब्याज लेता है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न बनेगा, बैंक कर्जा देता है, ये लोगों को पैसे जमा करता है, तो इससे बैंक को क्या लाभ होता है, तो बैंक को यह लाभ होता है कि इस राशि पर बैंक क्या करता है, ब्याज लेता है। जैसे कि मान लीजिए बैंक ने क्या करे, 1000 रुपए किसी व्यक्ति को क्या दिए, उधार दिए। क्या करा बैंक ने, किसी व्यक्ति को 1000 रुपए उधार दिए। तो बैंक क्या करेगा, उनसे ये कहेगा कि आपने 1000 रुपए उधार तो ले लिए हैं, अब आप क्या करना, जब आप हमें पैसे दोगे तो आप क्या करना, 1100 रुपए आप हमें लौटा। तो ये जो 100 रुपए रहते हैं, ये जो बैंक होती है हमारी, ये जो क्या रहती है बैंक, ये 100 रुपए किसके फायदे के होते हैं, ये बैंक के होते हैं। बैंक द्वारा लिया गया ब्याज दर हमेशा बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर से अधिक होता है। और बैंक जो ब्याज दर लेती है वो क्या होता है, उससे अधिक होता है जो बैंक देती है। यानी जो बैंक हमें ब्याज दर देती है उससे ज्यादा अधिक ब्याज दर बैंक क्या करती है, ब्याज लेने वालों से, यानी कर्जा लेने वालों से ले लेती है। इस प्रकार से बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है, ब्याज होता है। अब यहां से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के आया है कि बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, ब्याज होता है। और ब्याज कब लेती है बैंक, कर्जा देने पर। तो बैंक जो बड़े बड़े व्यक्तियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को व्यापार की दृष्टि से जो कर्जे देती है उनके ऊपर बैंक क्या करती है, ब्याज लेती है। और ये ब्याज ही क्या होता है, बैंक की आय का स्रोत होता है। इसी से ही बैंक को फायदा पहुंचता है।
अब देखिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड। अब एक हमारे दिमाग में एक नया, आपने बहुत नाम सुना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, के मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास डेबिट कार्ड है। आपने बहुत बात सुना होगा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड का ये हो गया, मेरे क्रेडिट कार्ड के बारे में वो हो गया, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी बात करते रहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते क्या है? तो क्रेडिट, एक देखना स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। किसको? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड आधुनिक ज़माने में काफ़ी प्रचलित है और वर्तमान समय में क्या है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अनेक फ़ायदे हैं इसके। जैसे कि अगर ये गीले हो जाए तो इसको कोई परेशानी नहीं है, जबकि हमारी जेब में यदि मुद्रा रखी हुई, हमारे जेब में पैसा रखा हुआ है, वो गीला हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, वो हमें खराब हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है। और इसके अंदर अगर हम जेब में पैसे रख के चलेंगे तो लूटपाट की समस्या आ सकती है, जबकि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक बहुत छोटी सी कार्ड सा होता है, उसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक जैसे दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट हमारे दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या होता है। तो एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं और जो डेबिट कार्ड होते हैं, ये दिखने में बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता। तो फिर होता क्या है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में ये फर्क होता है कि जैसे कि देखिए आप यहां पर, ये देखिए, ये है हमारा क्रेडिट कार्ड और ये है हमारा डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके जो अकाउंट है उसमें क्या है, 100 रुपए है। आपके अकाउंट में क्या है, 100 रुपए है। अभी हम डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं। आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। और आप गए, कोई जूता लेने के लिए गए आप, और जूता कितने का है? 120 रुपए का। कितने का है? 120 रुपए का। तो आप जो भुगतान करेंगे, आप जो क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, यानी जो पेमेंट करेंगे, तो आपकी पेमेंट क्या हो जाएगी? विफल हो जाएगी। आपकी जो पेमेंट है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, और आप पेमेंट कितनी कर रहे हो? 120 रुपए की। तो जो पेमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। आपका भुगतान क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। यदि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, और आप कोई चीज लेने गए, आप 120 का पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? बैंक आपसे कहे नहीं नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपए आप हमसे ले लीजिए, और जब आपके पास आएंगे तो हमें क्या कर दीजिएगा? आप वो 20 रुपए वापस कर दीजिएगा। यानी जब भी हम बैंक में वापस पैसे जमा कराएंगे तो 20 रुपए बैंक चुपचाप से निकाल लेगी। तो बैंक इस नीति को अपनाती है, और ये होता है हमारा क्रेडिट कार्ड और ये होता है हमारा डेबिट कार्ड। तो जो बड़ी एक्सपेंसिव, मतलब जो एक्सपेंसिव चीजें होती हैं जैसे कि फ्रिज, कार वगैरह, ये सारी चीजें लोग किसके सहारे ही खरीद सकते हैं? क्रेडिट कार्ड यानी उधार के जरिए ही खरीद सकते हैं। डेबिट कार्ड द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि में पेमेंट कर सकता है, और जो यहाँ पे अभी बताया गया था, यानी जितने आपके खाते में पैसे हैं डेबिट कार्ड से आप उतना ही पेमेंट कर सकते हो। यानी मान लीजिए, यानी उदाहरण के लिए आप ऐसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं? मेरे अकाउंट में 200 रुपए हैं, तो मैं डेबिट कार्ड से सिर्फ 200 रुपए का ही पेमेंट कर सकता हूँ। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? पेमेंट करते समय आप बैंक से कर्ज लेते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से क्या होता है? अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कितने रुपए का भी पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 500 रुपए का भी पेमेंट कर सकता हूं, जबकि मेरे जो अकाउंट है उसमें कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। तो जब मैं, अब क्या बैंक देगी हमको ऐसे, मतलब यूं ही दे देगी क्या बैंक? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब क्या होगा? जब हम अकाउंट में जब हम पैसे जमा कराएंगे तो बैंक जो 400 रुपए जो हमको उधार दिए थे बैंक ने, उन 400 रुपए को बैंक क्या कर लेगी? वापस ले लेगी। इसके बाद है, दोनों तरह के कार्डों से भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। जो दोनों तरह के कार्ड होते हैं उनसे जो भुगतान होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। एटीएम के द्वारा किया जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो एटीएम होता है उसके द्वारा किया जाता है, और किसी को भी कैश ढोने की जरूरत नहीं होती है। और जो कोई भी व्यक्ति, उसको कैश ढोने की आवश्यकता नहीं है। अब आज के समय में आप कार्ड लेकर जाइए, कहीं पर भी जाकर आप स्वाइप कीजिए और आपकी पेमेंट हो जाएगी।
लोगों और व्यवसायियों को अक्सर कुछ ज़रूरतों के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग और व्यवसायी होते हैं ना, यानी बड़े बड़े, जो मतलब सीधी सी बात है, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, उनको क्या करना होता है, उनको जो बहुत सारी ज़रूरतें होती है, व्यापारी होते हैं तो उनको क्या करना होता है, अपने व्यापार की दृष्टि से बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको कुछ चीज़ खरीदनी है तो उनको क्या करना होता है, कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब व्यापारी है कोई, तो व्यापारी का तो पूरा बेस ही कर्ज पर टिका हुआ होता है, तो उनको क्या होता है, कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को बीज, खाद, कृषि औजार आदि खरीदने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है। और जो किसान होते हैं वो, उनको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, जो किसान होते हैं उनको कब आवश्यकता पड़ती है, वो बेचारे बीज खरीदेंगे जब, खाद खरीदेंगे जब अपनी फसलों के लिए, कृषि के औजार खरीदेंगे जब, तो ये सारी संबंधित चीजें जब किसान खरीदते हैं तो उनको तब कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ती है। और बड़े बड़े लोगों और व्यापारियों को कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ती है जब वो कोई व्यापार में अपना पैसा लगा रहे होते हैं, जब वो कोई चीज खरीद रहे होते हैं, तो इन चीजों के लिए उनको कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ी या घर जैसी महंगी चीजें लोग अक्सर कर्ज लेकर ही खरीद पाते हैं। और गाड़ी और घर दो ऐसी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें हायर परचेज थिंग कहा जाता है। तो ऐसी चीजों को लोग कब खरीद पाते हैं, जब उनको कर्जा मिलता है, तभी वो लोग ऐसी चीजों को खरीद पाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति और व्यवसाय के लिए कर्ज लेते रहते हैं। तो क्या होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, व्यवसाय के लिए कर्ज लेते रहते हैं। अब उदाहरण के लिए आप ऐसे ले लीजिए, जैसे कि कोई बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए हुए उन्होंने, तो वो क्या करते हैं, उनके उद्योग यूं ही चलते जाते हैं कि नहीं, उनको अपने उद्योगों में पैसा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने उद्योगों में पैसा लगाने के लिए क्या करते हैं, बैंकों से कर्जे लेते हैं, यानी कर्ज लेने की उनको आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार क्रेडिट हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये इस प्रकार से क्या बताया गया है कि जो क्रेडिट होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बहुत सारे लोगों का तो जीवन ही जो बेस है वो किस पर टिका हुआ होता है, क्रेडिट पर टिका हुआ होता है। और क्रेडिट यानी क्या होता है बच्चों, उधार लेना, लोन लेना। तो स्टूडेंट, हमारे दिमाग में अब एक प्रश्न बनेगा कि मतलब यूं ही कोई भी चले जाएगा बैंक के पास जाकर, वो यूं कह दे कि हमें तो 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, हमें तो क्या करना है, घर बनाना है, तो बैंक क्या उनको यूं ही कर्जा दे देगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसकी कुछ शर्तें होती हैं, बिल्कुल भी ऐसा बैंक नहीं करेगी। जो कर्जा देने वाला होगा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। इसके लिए कुछ क्या होती हैं, शर्तें होती हैं, कुछ एग्रीमेंट होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक से कर्ज लेती है, यानी जब भी कोई व्यक्ति या तो कर्जा लेता है या फिर कोई संस्था कर्जा लेती है, तो क्या होता है, उन दोनों को क्या करना होता है, तो उसके लिए एक लोन एग्रीमेंट बनाया जाता है। एक क्या किया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट रखा जाता है, सौदा होता है उन दोनों के बीच में। तो सौदा क्या होता है, लोन एग्रीमेंट में ब्याज दर, लोन एग्रीमेंट में क्या होती है, ब्याज दर, यानी सहमति। अगर हम कहें एग्रीमेंट को एक शब्द में, अगर हम इसका उत्तर निकालना चाहें तो एग्रीमेंट को हम कहेंगे सहमति। तो जो दो ग्रुप होते हैं ना, यानी एक तो कर्जा लेने वाला, एक मतलब कर्जा लेने वाला, और एक कौन होता है, कर्जा देने वाला, कर्जदाता। उन दोनों के बीच में क्या होती है, एक एग्रीमेंट होता है, एक सहमति होती है। और इस एग्रीमेंट में क्या होता है, ब्याज दरें तय होती है, और कर्ज चुकता करने के बारे में सारे नियम और शर्तें लिखी हुई होती है। यानी इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई होती है, ब्याज दरें लिखी हुई होती है कि क्या ब्याज दर से हम क्या करेंगे, आपसे कर्जा लेंगे, और कर्जा चुकता करने के लिए क्या होगी, इसके अंदर इसके बारे में सारे नियम लिखे हुए होते हैं कि आप कर्जा किस प्रकार से चुकाओगे, यानी कितने हिसाब से आप कर्जा चुकाओगे, कितना आपके ऊपर ब्याज लगेगा समय के हिसाब से। अक्सर कर्ज चुकाने के लिए बैंक एक मासिक किस्त तय करती है। और ये देखिए बच्चों, एक चीज का हमें ध्यान में रखना है, बैंक कर्जा वापस कैसे लेती है। तो बैंक क्या करती है, कर्जा वापस लेने के लिए, यानी कर्जा चुकाने के लिए, दूसरा व्यक्ति उसको बैंक को वापस कर्जा चुका रहा होता है, तो बैंक क्या करती है, एक मासिक किस्त तय कर देती है, और ये इस लोन एग्रीमेंट में ही तय कर दी जाती है। तो जो मासिक किस्त होती है वो क्या होती है, मासिक किस्त यानी महीने की किस्त तय कर देती है बैंक के, आपको इतने रुपए आपको महीने के चुकाने होंगे। तो ये महीने की किस्त होती है जो बैंक द्वारा तय की जाती है, ताकि नियत अवधि के भीतर कर्ज चुकता हो सके। ताकि क्या हो सके, मासिक किस्तें तो क्यों तय की जाती है, ताकि जो निर्धारित की गई है नियत तिथि, यानी नियत अवधि या फिर नियत तिथि क्या होती है, यानी जो बैंक द्वारा निर्धारित की गई है तिथि के इतने समय तक के लिए आपने कर्जा लिया है, तो वो क्या हो सके, उसी समय पर कर्ज चुकता हो सके। तो इसके लिए बैंक क्या कर देती है, एक वो लगा देती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मासिक किस्त चाहे वो 1000 की हो, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे कितने की भी हो, आपने जितना कर्जा लिया होता है उसके हिसाब से एग्रीमेंट के ऊपर ये मासिक किस्त तय की जाती है कि आपको हर महीने आपको इतने रुपए चुकाने होंगे।
कर्ज की शर्तों में ब्याज दर। अब कर्ज की शर्तों में क्या क्या हो सकता है, यानी एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बातें लिखी हो सकती हैं। तो कर्ज की शर्तों में होता है ब्याज दर, यानी ब्याज दर तय हो जाता है कि आप किस दर से क्या करो ब्याज दोगे। जैसे कि उदाहरण के लिए बैंक क्या कर देती है, फिक्स कर देंगे 100 रुपए में हम क्या करेंगे, आपसे 5 रुपए क्या करेंगे ब्याज के लेंगे। मतलब अब जब आप हमें जो हमने कर्जा दिया है उसे जब आप हमें वापस कर दोगे तो हम आपसे क्या करेंगे 5 रुपए ज्यादा लेंगे, यानी हम आपसे कितने रुपए लेंगे 105 रुपए लेंगे। तो ऐसे बैंक क्या करती है, ब्याज दर को तय करती है किसके अंदर, लोन के एग्रीमेंट के अंदर। किसके अंदर तय करती है, लोन के एग्रीमेंट के अंदर। कोलेट्रल तय करती है। कोलेट्रल यानी होता है बच्चों के क्या आप, अब ये हमारे दिमाग में प्रश्न बना कि यूं ही दे देगी क्या बैंक कर्जा, कोई आ जाएगा कि 1 करोड़ का आप हमें कर्जा दे दो, तो क्या बैंक यूं ही 1 करोड़ का कर्जा दे देगी क्या। तो बैंक क्या करती है, पहले कोलेट्रल देखती है उसका कि क्या भाई साहब आपकी इतनी हैसियत है कि आप हमें जो आप कर्जा मांग रहे हो इतना आप हमें वापस चुका सकते हो, क्या आपकी इतनी हैसियत है या नहीं है। तो बैंक क्या करती है, पहले उस बात को तय करती है। तो पहले क्या करती है बैंक, गिरवी, कोलेट्रल को हम कहते हैं गिरवी रखना। तो बैंक उसके हिसाब से देखती है कि आपके पास क्या इतनी संपत्ति हैगी क्या कि जितना आप कर्जा मांग रहे हो इतना आप चुका सकते हो, नहीं तो क्या पता कोई चुकाए ही ना। तो ऐसा सब कुछ करना होता है। और भुगतान की विधि, इसका वर्णन हो सकता है किसके अंदर, हो सकता है लोन के एग्रीमेंट के अंदर। तो लोन के एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, लोन के एग्रीमेंट के अंदर पहली तो ब्याज दर तय की जा सकती है, कोलेट्रल के बारे में तय किया जा सकता है क्या चीज आप गिरवी धरोगे, और इसके अलावा भुगतान की विधि, क्या आप किस विधि से भुगतान करोगे, आप मासिक किस्त कितने की भरोगे, इस सारी बातों का क्या हो सकता है, वर्णन हो सकता है। तो ये एग्रीमेंट के अंदर शर्तें होती है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। कर्ज की शर्तें अलग अलग लोन एग्रीमेंट में अलग अलग होती है। और कर्ज की जो शर्तें होती है ना वो क्या होती हैं, फिक्स नहीं है। दो अलग अलग कर्जा मांगने के लिए आते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने 1 लाख का कर्जा मांगा, किसी ने 1 करोड़ का कर्जा मांगा, तो अलग अलग एग्रीमेंट के हिसाब से कर्जे की शर्त भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये शर्तें कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले की हैसियत पर भी निर्भर करती है। और ये जो कर्ज की शर्तें होती है ना, ये क्या होती है, कर्ज लेने वाले और देने वाले दोनों की हैसियत पर भी निर्भर करती है। यानी देखा जाता है कि कर्ज जो ले रहा है उसकी इतनी हैसियत है क्या, उसकी इतनी साख है क्या कि वो हमें वापस दे सकता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है, और समर्थक ऋण धार, और इसके अलावा समर्थक ऋण धार क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि कोलेट्रल यदि हम बात करें तो क्या होता है, अधिकतर मामलों में कर्ज लेने के लिए किसी चल या अचल संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होता है। तो क्या होता है, अधिकतर मामलों में जब हमको कर्जा लेना होता है ना, तो हमको क्या करना होता है, किसी चल संपत्ति के अंदर क्या आते हैं, सोना चांदी जेवर वगैरह ये सारी चीज आती हैं इसके अंदर, और अचल संपत्ति के अंदर जमीन वगैरह के कागज वगैरह आते हैं। तो हमको क्या करना होता है, जब भी हम कर्ज लेंगे तो हमें क्या करना होगा, बैंक यूं ही कर्जा नहीं दे देती है। बैंक क्या करती है, पहले बैंक आपसे पूछती है कि क्या आपकी इतनी हैसियत है कि आप हमें कर्जा को वापस लौटा सकते हो, कि फिर आपकी इतनी हैसियत हो ही ना कि आप हमें कर्जा लौटा ही नहीं सकते और आप मांग इतना बड़ा कर्जा रहे हो। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम भी क्या है, इसका नाम है मुद्रा एवं साख। क्या नाम है, मुद्रा एवं साख। तो साख क्या होता है, साख यानी होता है हैसियत। क्या होता है, साख यानी हैसियत, कि क्या आपकी इतनी हैसियत है क्या कि जितना आप मांग रहे हो इतना आप वापस लौटा सको। इसे ही कोलेट्रल कहते हैं। यानी जो बैंकों को हम क्या करते हैं, जो कर्जा लेने के बदले जो हम गिरवी रखते हैं ना बैंकों को, तो वो जैसे कि हम क्या करते हैं, घर वगैरह गिरवी रखते हैं, इसके अलावा चांदी सोने के जेवर वगैरह ये गिरवी रखते हैं, इसके अलावा मवेशी वगैरह गिरवी रखते हैं। तो इन सारी चीजों को बैंक क्या करते हैं, गिरवी के रूप में रखती है। उसके बाद ही बैंक क्या करती है, कर्जा देती है। और इसे ही गिरवी रखने को ही हम क्या कह देते हैं, कोलेट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरवी रखने को ही हम क्या कहते हैं, कोलेट्रल कहते हैं। कोलेट्रल के कुछ उदाहरण हैं, कोलेट्रल के क्या है, कुछ उदाहरण है। क्या क्या उदाहरण है, यानी कोलेट्रल होता क्या क्या है। तो जमीन, जैसे ये कोई अपनी जमीन के कागज दे देता है बैंक को, अपने जमीन के कागज जमा करा देता है, और जब कर्जा आपका चुक जाएगा तो बैंक आपकी जमीन के कागज आपको वापस कर देती है। इसके अलावा क्या होता है, घर के कागज बहुत सारे लोग जमा कराते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बैंक इधर से पैसा दे रही है और ये व्यक्ति इधर से क्या कर रहा है, अपने घर के जो कागज वगैरह है वो इधर
इनको सौंप रहा है। गाड़ी जमा करा देते हैं, गाड़ी के कागज पेपर्स वगैरह जमा करा देते हैं। मवेशी यानी जो जानवर होते हैं उनसे संबंधित भी जो कागज वगैरह होते हैं उन्हें भी जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा आपकी बीमा पॉलिसी को भी जमा करा दिया जाता है और सोना वगैरह को भी कोलेटरल में जमा किया जाता है। यानी किसी को भी गिरवी रखना है तो क्या क्या चीजें गिरवी रखी जाती है? जमीन, घर, गाड़ी, मवेशी, बीमा पॉलिसी और सोना चांदी वगैरह आदि। अब इसके बाद है हमारा, ये तो हमें समझ में आ गया कि कोलेटरल किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा बनके कि समर्थक ऋणदार क्या होता है। कोलेटरल तो हमने पढ़ लिया, तो समर्थक ऋणदार क्या होता है? समर्थक ऋणदार जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समर्थन से ऋण को धारण करने वाला, यानी अपने समर्थन से ऋण को धारण करने वाला कौन होता है? समर्थक ऋणदार होता है। तो ऐसी संपत्ति जिसका मालिक क्या होता है? कर्जदार होता है। यानी ऐसी संपत्ति जिसका मालिक क्या होता है? कर्जदार होता है। अब वो संपत्ति क्या क्या हो सकती है? चाहे वो जमीन हो, चाहे इमारत हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पशु हो, चाहे जेवर हो। और वो इस सभी संपत्ति का इस्तेमाल क्या करता है? उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। यानी जो उधार देने वाला होता है ना, उसको क्या करता है? वो अपनी इन संपत्तियों के जरिए क्या करता है? गारंटी देता है। तो इसे क्या कहते हैं? जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है? अपनी इन संपत्तियों को गारंटी देने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे हम क्या कहते हैं? समर्थक ऋणदार कहते हैं। ये पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समर्थक ऋणदार कहते हैं। जैसे कि ये संपत्ति है घर, जैसे कि क्या है? संपत्ति घर। अब ये क्या कर रहा है? ये उधार ले रहा है, उधार ले रहा है। यानी ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है? इधर लिख देता हूं मैं। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति उधार ले रहा है, उधार ले रहा है या कर्ज ले रहा है। ये व्यक्ति तो क्या कर रहा है? अपने घर के जो कागज वगैरह है ये किसको दे रहा है? जो कर्ज इसको दे रहा है, कर्ज देने वाले को, कर्ज देने वाले को। अब हमारे दिमाग में प्रश्न बन जाएगा ना कि यूं ही थोड़ी दे देती है कोई भी कर्जा। आपको अगर कर्जा देगा कोई तो यूं ही थोड़ी दे देती है कि आ जाओ हमसे ले जाओ जितने भी आपको पैसे की आवश्यकता है, ऐसा तो करेगा नहीं। तो हमें क्या होता है? किसी से भी कर्जा लेना है तो हमें क्या करना पड़ता है? अपनी चीजों को उधार लेने के लिए हमें अपनी चीजों को उनके पास गिरवी रखना होता है। इसे ही गिरवी रखने को हम समर्थक ऋणदार या फिर कोलेटरल कहते हैं। उम्मीद है आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब है विभिन्न ऋण व्यवस्थाएं या फिर ऋण के स्रोत, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की ऋण की व्यवस्थाएं और ऋण के स्रोत, यानी अलग अलग ऋण के स्रोत क्या होते हैं और ऋण की व्यवस्थाएं क्या क्या होती है। अब देखिए, ऋण के स्रोतों या ऋण व्यवस्था में दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो ऋण के स्रोत होते हैं और ऋण की व्यवस्थाएं होती है उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, यानी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो होता है औपचारिक स्रोत, एक तो होता है औपचारिक स्रोत यानी फॉर्मल सेक्टर, और एक होता है अनौपचारिक स्रोत यानी इनफॉर्मल सेक्टर। तो क्या होता है? जो ऋण के स्रोत होते हैं यानी जो कर्जा लेने के स्रोत होते हैं, जो लोन लेने के स्रोत होते हैं, वो क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो औपचारिक होते हैं और एक होते हैं अनौपचारिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं। तो देखिए, औपचारिक क्षेत्र क्या होगा? औपचारिक क्षेत्र के ऋण स्रोतों में बैंक और सहकारी समितियों से ऋण शामिल है। तो औपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं? यानी कर्जा देने के औपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं? यानी फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं कर्जा देने के लिए? फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? तो वो होते हैं बैंक या सहकारी समिति। पहला क्या होता है? बैंक, और दूसरा क्या होती है? सहकारी समिति। जैसे कि बैंक के अंदर क्या होती है? पूरी कागजी कार्रवाई होती है, और सहकारी समिति है जिन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं, वो भी क्या करते हैं? कर्जे को देते हैं। तो ये किन के अंदर आते हैं? ये जब कर्जा देते हैं तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं, यानी हम कहें तो औपचारिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। और अब क्या होता है? अनौपचारिक क्षेत्र। तो अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर कौन आएगा? तो अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण स्रोतों में, यानी जब हम अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेते हैं तो इसके अंदर कौन आता है? कोई साहूकार आ जाता है, कोई व्यापारी आ जाता है, कोई जमींदार आ जाता है, कोई रिश्तेदार आता है, या फिर कोई मित्र आता है। क्या कौन कौन आते हैं? औपचारिक क्षेत्र के अंदर तो बैंक आती है और सहकारी समिति आती है जिन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर कौन आता है? अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण स्रोतों में साहूकार आता है, व्यापारी आता है, जमींदार आता है, रिश्तेदार आता है और मित्र आते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। यहाँ पे तो क्या है? ये बैंक है, यहाँ पे क्या है? बैंक है, बैंक और सहकारी समितियां वगैरह है। और यहाँ पर क्या है? ये कौन है? ये भाई साहब जो हैं, ये जो कर्जा दे रहे हैं, ये कौन है? साहूकार है।
ये कौन है? साहूकार है। और ये क्या कर रहे हैं? इनको कर्जा दे रहे हैं और बदले में इनसे क्या लेंगे? कोलेटरल लेंगे, यानी कोई इनकी चीज जो होगी इसको क्या करेंगे? गिरवी रखेंगे। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि विभिन्न ऋण की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, फिर विभिन्न ऋण के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो हमने पढ़ लिया औपचारिक क्षेत्र क्या होता है, अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है। ऋण की व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है औपचारिक क्षेत्र, एक है अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र के अंदर बैंक और सहकारी समितियां आती हैं और अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर कौन आता है? साहूकार आते हैं, व्यापारी आते हैं, जमींदार आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और मित्र आते हैं। और अब हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के स्रोत, यानी ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके अंदर ऋण के स्रोत, यानी ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके अंदर ऋण को किस किस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण को लिया जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जा किस हिसाब से लिया जाता है। जो कर्ज के स्रोत है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्रों में किसके स्रोत? कर्ज के स्रोत। तो 2012 के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो 2012 में भारत में ग्रामीण परिवारों के ऋण की स्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है। यानी 2012 में जो ग्रामीण परिवार थे, यानी जो रूरल एरियाज थे, उनके अंदर क्या स्थिति चल रही थी कर्जे की, उसके बारे में देखते हैं कि वो कौन से क्षेत्र से कर्जा ले रहे थे। जो औपचारिक क्षेत्र था उससे कर्जा ले रहे थे या जो अनौपचारिक क्षेत्र था उनसे कर्जा ले रहे थे। तो इसका यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र जो थे वो औपचारिक क्षेत्र में से कितना कर्जा ले रहे थे। तो जो व्यावसायिक बैंक थी उनसे तो ग्रामीण क्षेत्र क्या कर रहे थे? 25% कर्जा ले रहे थे, यानी 25% तो किससे ले रहे थे? व्यावसायिक बैंकों से। सहकारी समितियों या सहकारी बैंकों से कितने प्रतिशत ले रहे थे? 25%। जो सहकारी समिति होती है उनसे कितना प्रतिशत ले रहे थे? 25%। जो सरकारी एजेंसियां होती थी, यानी जो सरकारी एजेंसियां होती है, 2012 के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। तो 2012 में जो कर्जा लिया जा रहा था ग्रामीण इलाकों में, तो सरकारी एजेंसियां थी तो उनसे कितना प्रतिशत ले रहे थे? कुल 1%। यानी जो सरकारी एजेंसियां थी उनसे कितना प्रतिशत ले रहे हैं? कुल 1%। और अन्य औपचारिक स्रोत से कितना ले रहे हैं? 5%। यानी जो अन्य औपचारिक स्रोत है उनसे कितना प्रतिशत ले रहे हैं? जो ग्रामीण इलाके की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैसे इलाके की? ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या ले रहे हैं? व्यावसायिक बैंक से तो 25% ले रहे हैं, यानी औपचारिक क्षेत्र में आती है व्यावसायिक बैंक, तो इससे कितने प्रतिशत ले रहे हैं? 25%। सहकारी समितियां ये भी औपचारिक क्षेत्र के अंदर आती है, इनसे कितने प्रतिशत ले रहे हैं? 25%। सरकारी जो एजेंसियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, इनसे कितने ले रहे हैं? 1%। और अन्य औपचारिक क्षेत्रों से कितने ले रहे हैं? कुल 5% ले रहे हैं। तो टोटल यदि हम करें कुल औपचारिक क्षेत्र यानी ग्रामीण इलाकों में 2012 की गणना के अनुसार जो कुल औपचारिक क्षेत्र से ऋण लिया गया, यानी जो कर्जा लिया गया, वो कितना लिया गया था? 56%, यानी 56% लिया गया था। और अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर से कितना लिया गया था? तो साहूकारों से तो देखिए यहाँ पे 33% जो कर्जा लिया गया था वो किन से लिया था? साहूकारों से लिया गया था। जमींदारों से कितने प्रतिशत लिया जा रहा है? जमींदारों से 1% लिया जा रहा है। रिश्तेदार और मित्रों से कितना प्रतिशत लिया जा रहा है? 8%। यानी जो रिश्तेदार है, जो मित्र है, इनसे कितने प्रतिशत लिया जा रहा है? 8% लिया जा रहा है। और अन्य अनौपचारिक क्षेत्र से कितना लिया जा रहा है? 2% लिया जा रहा है। तो कुल जो अनौपचारिक क्षेत्र था, यानी 2012 के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जे की स्थिति थी वो औपचारिक क्षेत्र से तो थी 56% और जो अनौपचारिक क्षेत्र था उससे कितनी थी? 44%। तो ये तो हमने देख लिया ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की स्थिति। अब हम देखेंगे शहरी क्षेत्रों में ऋण की स्थिति को। तो देखिए शहरी क्षेत्रों में ऋण के क्या स्रोत रहे थे, यानी 2012 के अनुसार जो शहरी क्षेत्र थे उनका क्या हाल हो रहा था। तो शहरी क्षेत्रों में लोगों को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। यानी जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल एरियाज थे उनके अंदर तो सब आ गए थे एक साथ ही, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों में क्या किया गया है? जो शहरी क्षेत्रों में जो समूह है, यानी जो अर्बन एरियाज हैं, उनके अंदर क्या किया गया है? जो समूह है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। तो गरीब परिवार, पहला तो भाग कौन सा है? गरीब परिवार। दूसरा क्या है? कम संपत्ति वाला परिवार। तीसरा है संपन्न परिवार और चौथा क्या है? अमीर परिवार। तो अब हम देखते हैं कि जो गरीब परिवार है उन्होंने तो औपचारिक क्षेत्र से कितना लिया और अनौपचारिक क्षेत्र से कितना लिया। फिर उसके बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे कम संपत्ति वाले जो परिवार है उन्होंने औपचारिक क्षेत्र से कितना लिया, अनौपचारिक क्षेत्र से कितना लिया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो संपन्न परिवार है उन्होंने औपचारिक क्षेत्र से कितना लिया, अनौपचारिक क्षेत्र से कितना लिया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अमीर परिवार है उन्होंने औपचारिक क्षेत्र से कितना लिया और अनौपचारिक क्षेत्र से कितना कर्जा लिया। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कर्जे की स्थिति पढ़ रहे हैं, यानी कितना कर्जा लिया, कितना कर्जा लिया औपचारिक क्षेत्र से और कितना कर्जा लिया अनौपचारिक क्षेत्र से। और हम कैसे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं? शहरी क्षेत्रों की। यानी
यानी जो अर्बन एरिया है उनकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। अब देखिए, तो जो गरीब परिवार है, तो गरीब परिवारों के अंदर क्या दर्शाया गया है, अनौपचारिक क्षेत्र को तो दर्शाया गया है नीले से, और बैंगनी कलर से क्या दर्शाया गया है, औपचारिक क्षेत्र को। तो गरीब परिवार क्या कर रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से तो कितना ले रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं ये 85%। गरीब परिवार कर्जा कैसे ले रहे हैं, जो गरीब परिवार है 85% तो किससे ले रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से, और 15% किससे ले रहे हैं, औपचारिक क्षेत्र से। इसके बाद आते हैं कम संपत्ति वाले परिवार, जो गरीब परिवार से थोड़ा बहुत क्या है, संपन्न है, जिनको बढ़िया खाने पीने को थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 53% तो ले रहे हैं अनौपचारिक क्षेत्र से, और 47% जो है वो किससे ले रहे हैं, औपचारिक क्षेत्र से कर्जा ले रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे समृद्ध परिवार, यानी अच्छे खासे पैसे वाले परिवार जो है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, 28% तो कैसे क्षेत्र से ले रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से। कैसे ले रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं, और 72% किससे ले रहे हैं, औपचारिक क्षेत्र से। किससे ले रहे हैं, औपचारिक क्षेत्र से। इसके बाद कौन है, अमीर परिवार। अमीर परिवार क्या कर रहे हैं, अमीर परिवार 90%, जो पैसे वाला परिवार है शहरों में रहने वाले, वो क्या करते हैं, 90% तो औपचारिक क्षेत्र से लेते हैं, और 10% किससे ले रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं। ये यहाँ पे दर्शाया गया है 2012 के आंकड़े। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये देखिए, जो वहां पर जो सारणी थी, इसके बाद इसको यहाँ पे लिख दिया गया है कि एक बार क्विक रिकैप है, आपने उसको समझ लिया तो एक बार और देख लीजिएगा इसको। तो गरीब परिवार क्या है, गरीब परिवार 85% तो ऋण ले रहे हैं अनौपचारिक क्षेत्र से, और केवल 15% जो ऋण ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, औपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं। जो कम संपत्ति वाले परिवार हैं वो क्या कर रहे हैं, 53% तो ले रहे हैं अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण, यानी जो साहूकार वगैरह इनसे ले रहे हैं, और 47% किससे ले रहे हैं, औपचारिक क्षेत्र, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंकों से कितने प्रतिशत ले रहे हैं, 47%। कौन ले रहे हैं, कम संपत्ति वाले परिवार। इसके बाद है संपन्न परिवार, यानी पैसे वाले परिवार। तो वो क्या है, वो 72% तो औपचारिक क्षेत्र से लेते हैं, यानी बैंक वगैरह से ही कर्जा लेते हैं, और केवल 28% जो कर्जा लेते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे अमीर परिवारों का आंकड़ा। तो अमीर परिवार क्या है, 90% तो औपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं कर्जा, और केवल 10% अनौपचारिक क्षेत्र से कर्जा ले रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये सारे ऐसा कारण क्यों है, अनौपचारिक क्षेत्र से जो कर्जा लिया जा रहा है वो कम लिया जा रहा है, और कहीं कहीं क्षेत्र पर अनौपचारिक क्षेत्र से कर्जा ज्यादा लिया जा रहा है। कुछ इलाकों में औपचारिक क्षेत्र से कर्जा ज्यादा लिया जा रहा है, कुछ इलाकों में अनौपचारिक क्षेत्र से कर्जा ज्यादा लिया जा रहा है। इसके कारण यह है कि क्या है, आज भी भारत में बहुत सारे लोग क्या है, निरक्षर है। गाँव में रहने वाली बहुत सारी आबादी क्या है, निरक्षर है, और ये सारे कामों में क्या आती है, बहुत ज्यादा, यानी कर्जा लेने में, बैंकों द्वारा कर्जा लेने में क्या आती है, बहुत ज्यादा जटिलता आती है। क्या है, बहुत ज्यादा जटिलता। क्या है, बहुत ज्यादा जटिलता। तो वो क्या होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे ऐसे जो कर्ज के शिकंजे में फंस जाते हैं, किन के शिकंजे में फंस जाते हैं, साहूकार लोगों के शिकंजे में फंस जाते हैं, जिससे वो क्या नहीं हो सकते, कर्ज के कुचक्र से बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि वो बेचारे क्या होते हैं, बैंक वगैरह से कर्जा लेने में डरते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो पूरा ज्ञान होता है बैंक से कर्जा वगैरह लेने के लिए। तो वो क्या होते हैं, जो साहूकार वगैरह रहते हैं, इनके कर्ज के कुचक्र में फंस जाते हैं। जो बैंक वगैरह रहती हैं वो क्या होती है, उनमें ब्याज की दर निर्धारित होती है, जबकि जो साहूकार वगैरह होते हैं जो कर्जा देते हैं अनौपचारिक क्षेत्र में, वो क्या होती है, उनकी ब्याज की दर निर्धारित नहीं होती। बैंक जैसा कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए 100 रुपए पे 5 रुपए आपसे ब्याज के लाएगी, तो जो साहूकार होंगे वो 100 रुपए पे आपसे 50 रुपए भी ले सकता है, और 100 रुपए पे 100 रुपए आपसे ब्याज के मांग सकता है। तो ऐसे बेचारे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो इस साहूकारों के कर्ज के कुछ चक्र में फंस जाते हैं। कारण यह है कि उनको बैंक वगैरह से जो कर्जा लेने में क्या आती है, बहुत ज्यादा जटिलता आती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, बैंक वगैरह को और ये जो कर्जा देने की प्रक्रिया है इसको और आसान बनाना चाहिए, ताकि जो बेचारे गरीब लोग हैं वो भी इससे क्या कर सके, कर्जा ले सके, और इससे अपना फायदा उठा सके, यानी अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ा सके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।